अच्छा अच्छा। स्प्रिंग के बारे में बता रहा था। स्प्रिंग का बेसिकली यूज होता है वाइब्रेशन को कंट्रोल करने में, शॉक को रिड्यूस करने में और मोशन को स्लो करने में। ठीक है, मतलब मोशन को अपोज करना है या रोकना है, उसके लिए स्प्रिंग का यूज होता है। ठीक है, ये इलास्टिक मटेरियल का हम लोग बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, ये इलास्टिक नेचर का होता है। अच्छा, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, व्हाट इज इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी एंड रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी वो बॉडी होता है जिसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है। दैट मीन्स बॉडी का शेप और साइज में कोई चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, तो रिजिड बॉडी में अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता है। ठीक है, या कोई इलोंगेशन में चेंज नहीं होता है, या कंप्रेस करें या उसको टेंसाइल फोर्स दें, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, शेप साइज में चेंज नहीं होता। ठीक है, इसको बोलते हैं आइडियली या रिजिड बॉडी। ऐसा कोई बॉडी होता नहीं। ठीक है, हर बॉडी में कुछ ना कुछ शेप साइज चेंज होता है, बट इस आइडियल केस हम लोग एज अ रिजिड बॉडी को ऐसा मानते हैं कि उस पर फोर्स लगाने से उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता। एक होता है प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी में फोर्स लगा देते हैं ना, तो एक सर्टेन लिमिट के बाद जब फोर्स को हम लोग रिमूव करते हैं ना, तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता है। जैसे सपोज एक प्लास्टिक हम लोग ले लिए, उस पर फोर्स लगाए, फोर्स लगाते लगाते ना वो इलोंगेट होते जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक समय के बाद जब तुम उसको फोर्स को रिड्यूस कर दोगी ना, तो करने से क्या हो जाएगा, वो उसका जो डायमेंशन है वो फिर ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगा। उसको बोलते हैं प्लास्टिक नेचर। ठीक है, बॉडी का या कोई भी मटेरियल का प्लास्टिक नेचर। अब आता है इलास्टिक नेचर। इलास्टिक नेचर क्या होता है, जब बॉडी पर लोग फोर्स लगाते हैं तो इलोंगेट करता है, मतलब उसका डायमेंशन चेंज होता है। जिस तरह फोर्स को हम लोग रिमूव कर लेते हैं तो क्या होता है कि अपने ओरिजिनल शेप में वापस चला आता है। तो इस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है या बॉडी का जो प्रॉपर्टी है, दैट टाइप ऑफ बॉडी और दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड इलास्टिक मटेरियल और इलास्टिक बॉडी। क्लियर है? रेट में फोर्स लगाए, उसका डायमेंशन चेंज नहीं हुआ। प्लास्टिक में फोर्स लगाए, एक सर्टेन लिमिट के बाद डायमेंशन चेंज हो गया। और इलास्टिक में क्या हुआ, इलास्टिक में फोर्स लगाए, उसका डायमेंशन चेंज हो गया। ठीक है, विद इन लिमिट, एक लिमिट के अंदर डायमेंशन चेंज हो गया। फिर फोर्स को रिमूव कर देंगे ना, तो ओरिजिनल शेप में वापस चला आएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। मेरे ख्याल से तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा ना, इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल और रिजिड बॉडी। अच्छा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्प्रिंग को। अगर स्प्रिंग को भी लोग बहुत ज्यादा इलोंगेट कर देना, बहुत ज्यादा जोर से टान देना, तो देखना वो अपना ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता है। तो इलास्टिक बॉडी प्लास्टिक की तरह काम करने लगता है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे टर्म यूज करते हैं विद इन लिमिट। ठीक है, हुक्स बोल के एक साइंटिस्ट थे, हुक्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा है हुक्स। हुक्स ने लॉ दिया था अराउंड 1679 के करीब करीब अराउंड। ठीक है, उन्होंने बताया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, मतलब फोर्स लगाएंगे तो बॉडी में कितना इलोंगेशन होगा, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में कितना चेंज होगा, उसको बोलते हैं स्ट्रेन। जो डायमेंशन इस क्वांटिटी है, और स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, जस्ट अ डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या है, जो हम पढ़ा रहे हैं तुम लोग के ब्रेन के ऊपर पढ़ रहा है ना, इसको बोलेंगे प्रेशर। लेकिन जो तुम्हारा ब्रेन डेवलप कर रहा है वो स्ट्रेस। हम लोग कहते हैं ना बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मतलब कुछ इंटरनली प्रेशर है। ठीक, तो एक्शन का जो रिएक्शन फोर्स होता है ना, वो एक तरह का स्ट्रेस। क्लियर है, दोनों का डायमेंशन सेम है, और जो एक्शन का रिएक्शन है, जैसे हम किसी बुक को लेकर प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो बुक को प्रेस करने से क्या होगा, बुक को प्रेस करने से हम प्रेशर उसके ऊपर अप्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। बट जो बुक मेरे ऊपर एक्शन का रिएक्शन दे रहा है ना, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, और प्रेशर देने से क्या होगा, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा, उसका शेप साइज चेंज होगा, वो है स्ट्रेस। ओके, जब हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ेंगे जिसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अब हम लोग को उसके अंदर जाना नहीं है, बस ये देखना है कि स्प्रिंग काम कैसे करता है। ठीक है, तो स्प्रिंग बेसिकली या मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है, जो वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, या स्पीड को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। अब स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग अपने पास एक पोटेंशियल एनर्जी रखता है, हम लोग ट्रांसटेंस से ही जानते हैं, अपने पास एक पोटेंशियल एनर्जी रहता है। जो फंक्शन होता है ना पोजीशन का, जो फंक्शन किसका होता है, पोजीशन का होता है। मतलब पोजीशन में हम लोग अगर इंक्रीज डिक्रीज करें ना, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी जो होता है वो इंक्रीज डिक्रीज करेगा। कैसे, वो देखना है। सपोज ये एक स्प्रिंग है,
मासलेस स्प्रिंग। ओके, तो हम लोग एज्यूम कर लिए कि जो ये बॉडी का मास है ना, जो बॉडी यहाँ रखा हुआ है, जस्ट इसका मास कर लिए m, इसका मास ना इस स्प्रिंग के मास से बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं मासलेस स्प्रिंग है। लेकिन मासलेस स्प्रिंग कुछ होता नहीं। ओके, हर स्प्रिंग का कुछ ना कुछ मास होता है, लेकिन आइडियल कंडीशन में एज्यूम कर लिए कि मास इसका नहीं है। ओके, ठीक, एक मासलेस स्प्रिंग है, यहाँ पे उसके साथ बॉडी अटैच्ड है, इसको हम लोग चुपचाप यहाँ पे रहने दिए, रखा हुआ है। ओके, तब ये क्या, x इक्वल टू जीरो, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, उसके ऊपर हम लोग कोई फोर्स नहीं लगाए, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर इक्विलिब्रियम। हाँ बोलो। सर थोड़ा सर थोड़ा नेटवर्क नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो रहा फ्लक्चुएशन था हो रहा सर, था वो सर, आप वो आप स्प्रिंग को स्प्रिंग दिखा को के दिखा कुछ के बोल कुछ रहे थे, बोल एक रहे थे, बार एक बार बोलेंगे? बोलेंगे। हाँ हाँ, एम एक्चुअली में आप एम लिखे थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक जो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है जो उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है, बस मैंने ये बताया था। उसके बाद क्या है कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ए लिया है, वहाँ पे एक स्प्रिंग है, उसको एक बॉडी से मैंने अटैच कर दिया, इसका मास m है और स्प्रिंग मासलेस है। अभी मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया है, कोई डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, अब क्या किया मैंने, इसमें फोर्स लगाया, जब फोर्स लगाया तो ये x डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब ये स्ट्रेस्ड हुआ। ठीक, जब ये स्ट्रेस्ड हुआ तो देखना स्प्रिंग का टेंडेंसी होता है एक अपोजिंग फोर्स लगाने का, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ स्प्रिंग, उसको बोले F। वो क्या नेगेटिव है, देखो ना, समझ में आ रहा है ना। देखो जब हम लोग जस्ट एज्यूम करो, विजुलाइज करो, ठीक है, स्प्रिंग को तुम लोग खींचो, जितना खींचेंगे उसको पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस देखो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, उसको स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे, दोनों करने से क्या होता है ना, उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा तो स्प्रिंग का क्या नेचर है, स्प्रिंग का नेचर क्या है कि वो एक अपोजिंग फोर्स लगाता है। जिधर मोशन होता है ना, तो उसके अपोजिट में एक फोर्स लगा रहा है। तो जब हम लोग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फोर्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगा है, स्प्रिंग लगा रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक फोर्स देकर उसको मूव कर रहे हैं, सपोज ये फोर्स है एफ, जो उसको लगा के आगे की तरफ खींच रहे हैं, बट जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है वो क्या है, ये एफ है। क्लियर। उसी तरह हम लोग जब इसको कंप्रेस कर रहे हैं, हाँ, जब इसको मैंने कंप्रेस किया तो जस्ट एज्यूम किया मैंने एक्स डायरेक्शन लिए मूव किया कंप्रेस करने का, तो मैंने इसको पे ऐसे फोर्स लगाया कुछ, तो इसको अपोजिट मूव कर रहा है ऐसे, कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, हम लोग इसको या स्ट्रेच करें या इसको कंप्रेस करें, दोनों में इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। ओके, जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आता है तो x इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो इस कंडीशन में इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहता। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ना है, एनर्जी स्टोर बाय द स्प्रिंग। हम लोग जानते हैं एनर्जी वर्क के बराबर होता है। मैंने बता दिया हुक्स लॉ के बारे में, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इसको हम लोग स्प्रिंग पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो द स्प्रिंग फोर्स F, मैं भी इसका बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये F का बात कर रहा हूँ। द स्प्रिंग फोर्स F is proportional to the displacement of the block from the equilibrium position। देखो अभी मैंने फोर्स नहीं लगाया तो स्प्रिंग भी कोई फोर्स नहीं लगा रहा था। ओके, डिस्प्लेसमेंट जीरो था। अब मैंने इसको स्ट्रेस किया तो डिस्प्लेसमेंट x हुआ। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो फोर्स है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। जिधर फोर्स लगा रहा है स्प्रिंग, उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो F is directly proportional to minus of x। ये माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, द नेगेटिव साइन शोज F acts in the opposite direction of x। और ये जब यहाँ से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट टर्म आता है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट, जो मटेरियल के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। इसका एक और नाम है, इसको स्टिफनेस कांस्टेंट। ओके, जो फोर्स है F इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, इसको लोग स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहते हैं। यहाँ से हम लोग के का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, गिवन कर सकते हैं। हम मैग्नीट्यूड ऑफ के लें तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाई डिस्प्लेसमेंट। जो स्प्रिंग कितना मूव कर रहा है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। ओके, ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, वर्क डन बाय द स्प्रिंग। हम लोग को इतना पता चल गया कि जिधर फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है। जिधर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं स्प्रिंग पे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है। ओके, देखो हम लोग अगर ये कंप्रेस कर रहे थे तो फोर्स इधर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था।
तो लोग वर्क डन इक्वल टू क्या जानते हैं, चेंज इन वर्क डन इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स के लिए dx into cos थीटा। पर देखो अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था इन केस ऑफ स्ट्रेच तो फोर्स उसका अपोजिट में लग रहा था। देखो इन केस ऑफ स्ट्रेच अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो फोर्स अपोजिट लग रहा है, तो इन दोनों का बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। तो वी कैन राइट कॉस्मेटिक वैल्यू कितना होता है -1, दैट मीन्स -1 इंटू एफ डी एक्स। और हम लोग को क्या पता है यहाँ से f का वैल्यू कितना होता है, f का वैल्यू होता है f इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। ओके, अब ये माइनस का वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू के एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये चेंज है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फुल मिल जाएगा हमको। तो ऑन इंटीग्रेटिंग फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, एक्स इनिशियल एक्स फाइनल क्या है कि पहले स्प्रिंग का पोजीशन ये थोड़ा और एक बार बोलिएगा, ये DW इक्वल टू ये वाला कौन सा बोले, ये तो लास्ट लाइन जो था DW इक्वल टू के एक्स डी हाँ एक्स हाँ ये वाला कि उसके ऊपर वाला। हाँ ये वाला मैं फिर से बताता हूँ, देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स फॉर ए स्मॉल डीएक्स। ठीक है, स्मॉल चेंज के लिए कितना वर्क डन हो रहा है, और ये फोर्स किसके लिए था, कांस्टेंट फोर्स के लिए था, मैंने पहले पढ़ाया था। और देखो जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उसको अपोजिट फोर्स लग रहा था, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री है, इसका वैल्यू कितना था -1, तो माइनस ऑफ एफ डी एक्स यहाँ तक। अच्छा, और फोर्स का वैल्यू कितना है, फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ बताया फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, बस फोर्स का वैल्यू ले जाकर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सपोज ये इक्वेशन 1 है ना, इस इक्वेशन में ले जाकर फोर्स का वैल्यू पुट कर देंगे। देखो पुट करने के बाद क्या मिल रहा है, फोर्स का वैल्यू कितना माइनस के एक्स, तो माइनस के एक्स हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया ना, तो के एक्स डी एक्स। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, जो डी डब्ल्यू इक्वल टू के एक्स डी एक्स है, तो ये स्मॉल चेंज के लिए निकला था ना, हम लोग टोटल के लिए निकालेंगे अब, तो टोटल स्प्रिंग कितना मूव कर रहा है तो कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट इज्यूम कर लिए कि मेरा इनिशियल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था स्प्रिंग वो एक्स आई था, और जो फाइनल है वो एक्स एफ है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल, इंटीग्रेशन से वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या मिलता है डब्ल्यू। ठीक है, कि कांस्टेंट टर्म स्प्रिंग कांस्टेंट बताया था वो बाहर निकल गया। ठीक है, और हम लोग को पता है ना इंटीग्रेशन से एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, होता है सर वो x to the power 2 by n plus 1 by n plus 1 yes n और plus 1 by n plus 1। तो यहाँ पर ऑलरेडी x का पावर 1 छुपा हुआ है, देखो 1 और था कांस्टेंट टर्म था बाहर निकल गया, तो x स्क्वायर बाई 2 x इनिशियल टू x फाइनल हो गया ये। ठीक है, एक 2 कांस्टेंट टर्म मैंने बाहर निकाल दिया, तो एक बार फाइनल का वैल्यू पुट करेंगे फिर इनिशियल का वैल्यू पुट करेंगे, तो वहाँ से क्या निकल जाएगा वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू क्या निकल रहा है, ये दिस फाइनल माइनस दिस इनिशियल। और देखो वर्क डन डिपेंड किस पे कर रहा है, वर्क डन डिपेंड कर रहा है बेसिकली इसके पोजीशन पे। इफ एक्स आई इक्वल टू 0 तो ये कौन सा पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ठीक, टू एक्स फाइनल इक्वल टू एक्स, मैंने यहाँ पे जस्ट एज्यूम कर लिया कि जो मेरा स्प्रिंग है अभी रेस्ट में था। ठीक है, उसका इनर्शियल चेंज नहीं कर रहे थे, उस समय क्या था वो 0 पे था, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, मतलब ये वाला केस। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग या तो स्ट्रेच कर रहे हैं या तो कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, या तो स्ट्रेच कर रहे हैं या तो कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, एक्स आई इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक्स एफ इक्वल टू एक्स, वहाँ से एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा ना, इस कंडीशन के लिए इनिशियल वाला पार्ट ये 0 हो जाएगा। देखो क्योंकि एक्स आई इक्वल टू मैंने 0 ले लिया है और एक्स एफ इक्वल टू एक्स ले लिया है, तो यहाँ से वर्क डन कैसे निकला इन जूल। ठीक है, इस वर्क डन को हम लोग एनर्जी बोल सकते हैं ना, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है ना स्नेहा? ओके, तियाशा? हाँ सर अच्छा, और दिगांत सबको समझ में आ रहा ना यहाँ तक? हाँ सर। ओके ओके ठीक। तो देखो अब यहाँ पर मैंने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, इफ ए ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम एक्स आई एंड अलाउड टू रिटर्न टू एक्स आई। मतलब क्या किया मैंने, इसको मैंने पुल किया एक्स आई और इसको रिटर्न भी कर दिया एक्स आई। ठीक है, मतलब ये जो इनिशियल पोजीशन था और फाइनल पोजीशन क्या है, दोनों सेम है। जस्ट लाइक अ ऑसिलेशन ना, मतलब वो एक्स इक्वल टू 0 पे था
उसको मैंने xi तक खींचा और फिर वो रिटर्न बैक भी हो गया xi पे, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया। जब इनिशियल और फाइनल सेम हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। डेट मीन्स क्या हुआ, जो स्प्रिंग है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, और जो फोर्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं ना, पढ़ा है कंजर्वेटिव फोर्स। यस। ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज 0। देखो ये साइक्लिक प्रोसेस था ना, देखो xi से स्टार्ट हुआ इनिशियल और फाइनल भी xi पे खत्म हो गया, इसलिए 0 निकला। द स्प्रिंग फोर्स इज पोजीशन डिपेंडेंट एज क्लियर इन द हुक्स लॉ। पोजीशन डिपेंडेंट है, मैंने सबसे पहले ही बताया, देखो पोजीशन डिपेंडेंट है x पे, x का वैल्यू बढ़ाएंगे या घटाएंगे, जो करेंगे उसके ऊपर इसका वैल्यू डिपेंड करेगा। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। देखो यहाँ से क्या क्या समझ में आया, एक चीज समझ में आया कि जो मेरा स्प्रिंग का फोर्स जो लग रहा है वो कंजर्वेटिव नेचर का है, ओके। दूसरा क्या समझ में आ रहा है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन स्प्रिंग का सेम हो जा रहा है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिपेंडेंट है। दूसरा क्या है, स्प्रिंग फोर्स जो है क्या पोजीशन डिपेंडेंट है, और स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ही बता दे रहा है कि कंजर्वेटिव नेचर का है। तो ऐसा समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? हाँ सर। ओके, किसी कोई प्रॉब्लम होगा नॉक करना, ठीक। तो यहाँ से समझ में आ गया कितना एनर्जी है स्प्रिंग का। एनर्जी का स्प्रिंग कितना है, हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट, ओके। अब लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलास्टिक स्प्रिंग। हम लोग पहले ही देख लिए कि यहाँ पे जो एनर्जी था क्या था, हाफ के एक्स स्क्वायर था। उसके बाद उसके कंजर्वेशन को और डिटेल समझेंगे, ठीक है। ये सबको ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को पता है फोर्स क्या था, माइनस ऑफ के एक्स के बराबर थे। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा था कि जिधर स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जिधर स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो नहीं, जिधर स्प्रिंग लगा रहा है। देखो मैंने यहाँ फोर्स लगाया एफ, स्प्रिंग ने फोर्स लगाया उसके अपोजिट, और डिस्प्लेसमेंट कुछ या तो इधर हो रहा है या तो इधर हो रहा है। क्लियर है ना? अगर ये इधर होगा तो क्या होगा, स्ट्रेस्ड, स्प्रिंग को खींच रहे हैं। अगर इसके अपोजिट होगा तो क्या करेंगे, इसको कंप्रेस्ड होगा, ठीक है। पहले एज्यूम किया कि हम फोर्स कुछ नहीं लगाया तो एक्स 0 हो गया। अगर एक्स 0 हो जाएगा तो एनर्जी क्या होगा, हाफ के एक्स क्या था, 0 का स्क्वायर, डेट मीन्स एनर्जी 0। मतलब इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 0 था। जैसे जैसे एक्स का वैल्यू इंक्रीज करते गया पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता गया। देखो हाफ के एक्स स्क्वायर भी इंक्रीज करता गया। कैसे, हाफ और के तो कांस्टेंट था, डेट मीन्स जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। डेट मीन्स क्या कर रहा है, अगर एक्स का वैल्यू में बढ़ाते जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ से पहला कंडीशन क्या मिला कि एक्स 0 था, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 था। एक्स का वैल्यू इंक्रीज करते गए, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करता गया, जो हाफ के एक्स स्क्वायर से, ठीक है। अब देखो अगर हम एक्स को कंप्रेस करें, हम लोग या तो इसको स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है ना। अगर एक्स का वैल्यू नेगेटिव भी होगा तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। देखो अगर एक्स का वैल्यू नेगेटिव भी होता है, सपोज मैंने यहाँ पे एक्स का वैल्यू को नेगेटिव भी लेता हूँ, सपोज ये के इंटू एक्स का वैल्यू अगर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर लेता हूँ तो भी तो वैल्यू पॉजिटिव भी मिलेगा ना, एनर्जी पॉजिटिव भी मिलेगा, ठीक है। या तुम इसको कंप्रेस करो, स्क्वायर हो रहा है। यस यस, या तुम इसको कंप्रेस करो या तुम इसको स्ट्रेच करो, दोनों में क्या मिल रहा है, एनर्जी मुझको पॉजिटिव मिल रहा है। अब यहाँ पे सीखने का चीज क्या क्या है, पहला क्या है, एट मीन पोजीशन और एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पर एक्स को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब वो सिर्फ स्टे है, रुका हुआ है, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। सर हाँ बोलो सर हाँ, सर सुनाई नहीं देता। सुनाई नहीं दे रहा है अभी, हेलो सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ सर ब्रेक हो रहा है। एक मिनट वेट। अभी ठीक आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके ओके, देखो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात ये था कि जब x इक्वल टू 0 था तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, मीन पोजीशन पे था, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 0 था। जैसे जैसे x का वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं
या तो उसको स्ट्रेच करके या तो उसको कंप्रेस करके पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर मैक्सिमम एक्स का वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। सपोज अगर ऐसा टाइम आएगा, वो क्या है, एक्स एम, इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेच या मैक्सिमम कंप्रेस। क्लियर है? जब एक्स का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा तो यहाँ पे एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स। ठीक, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये एक्सट्रीम पॉइंट पे चला जाएगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। मतलब उससे ज़्यादा अगर हम लोग स्ट्रेच कर देंगे तो स्प्रिंग का प्रॉपर्टी खो जाता है। अगर स्प्रिंग को हम लोग बहुत ज़्यादा टान देना, एक लिमिट से ज़्यादा, तो स्प्रिंग इलास्टिक की जगह प्लास्टिक हो जाता है। देखना पेन में स्प्रिंग हम लोग का होता है ना, उस स्प्रिंग को निकालो और बहुत जोर से टानो, देखना फिर वो ओरिजिनल साइज में वापस नहीं आएगा, क्योंकि अब उसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया, अब वो इलास्टिक से प्लास्टिक हो गया। ठीक है, ठीक, तो एक लिमिट के अंदर अगर खींचते हैं तो जो एनर्जी स्टोर होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, जो मैक्सिमम होगा। हम लोग यहाँ से दो चीज मिल रहा है। पहला क्या मिल रहा है, पहला मिल रहा है x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है, और जैसे जैसे x का वैल्यू लोग बढ़ाते जा रहे हैं मेरा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जा रहा है। सेकेंड, एट द एक्सट्रीम पोजिशन x इक्वल टू प्लस एक्सएम और x इक्वल टू माइनस एक्सएम, देखो दोनों पॉइंट दिया हुआ है, वहां पर क्या है, वेलोसिटी 0 है ना। कुछ ऐसा है, देखो जब ये ऊपर जा रहा है ना तो मैक्सिमम मिल रहा है, ये वाला पार्ट प्लस एक्सएम है और ये वाला पार्ट माइनस एक्सएम है। इस सब पॉइंट पे देखो तो मेरा वेलोसिटी 0 है ना, क्योंकि मैक्स पॉइंट है, प्रोजेक्टाइल से भी हम लोग जानते हैं। देखो ये वाला पार्ट में सब क्या है, 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है, मेरा वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी मेरा 0 हो जाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा हाफ के एक्स एम का स्क्वायर, जो मेरा मैक्सिमम होगा। कहाँ पर, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक, इट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन, मतलब लोग एक्सट्रीम पे नहीं है, x इक्वल टू 0 से क्रॉस कर गए हैं और x इक्वल टू m से नीचे है। ठीक है, मतलब बीच में है। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग मीन पोजीशन से ऊपर है और एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे है, इसके बीच में कहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4x between minus xm to plus xm, the energy is partially kinetic energy and partially potential energy। क्यों, क्योंकि टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है हाफ के एक्सएम स्क्वायर। देखो हम लोग निकाले यहाँ से, जो कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर और हाफ के एक्स स्क्वायर का होगा। ये एक्स क्या है, पोजीशन है, जिस पोजीशन पे मेरा भी स्प्रिंग है, और ये एक्सएम क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम पोजीशन है जहाँ पर वो एक्सट्रीम है, उससे ज़्यादा वो मूव नहीं कर सकता है। ओके, वहाँ से देखो ये हाफ वाला पोर्शन कट जाएगा ना, ठीक, हाफ वाला पोर्शन कट जाएगा, और वहाँ से अगर v का वैल्यू निकालोगे अगर, तो इस पोर्शन को इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, और वहाँ से v का वैल्यू निकल जाएगा कुछ इतना मीटर पर सेकेंड। इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या, दिगांत? ओके, सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या पता चल गया, यहाँ पे एट एक्सट्रीम पोजीशन पे हम लोग पता चल गया मैक्सिमम हम लोग को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मैक्सिमम एनर्जी मिल रहा है या वर्क डन मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। इंटरमीडिएट में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व है ना, टोटल एनर्जी मेरा कंजर्व है, तो काइनेटिक बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, पोटेंशियल घटेगा तो काइनेटिक बढ़ेगा, इससे ये काम करता है। ठीक है, एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या x 0 है, x 0 है, मतलब ये वाला पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, 0 हो जाएगा यहाँ पर। x 0 का मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी 0, p भी मेरा 0। कैसे पता चला, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, चलो देख लेते एक बार और। देखो जब x 0 था, यहाँ पे x 0 था, x 0 पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मेरा 0 है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी x 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। ठीक, लेकिन x 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम मैक्सिमम वेलोसिटी। देखो जब स्प्रिंग मूव करना स्टार्ट करता है ना, तो इस पोजीशन पे उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है,
मीन पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ से हम लोग बॉल को फेंकेंगे या स्प्रिंग मूव करना स्टार्ट होगा, तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से क्या स्प्रिंग का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम पे पहुँचते पहुँचते उसका वेलोसिटी बहुत कम हो जाता है, फिर उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, अगेन इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, ऐसे करके वो चलता रहता है। क्लियर है ना बात? इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ इतना निकला। अब टोटल एनर्जी क्या था, दिस इक्वल टू दिस, ये मेरा टोटल एनर्जी था जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, बट यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है, इसलिए मैंने 0 के यहाँ से क्या कर लिया, नेगलेक्ट कर लिया, हाफ हाफ कट गया, वहाँ से मैक्सिमम स्पीड निकल गया, मतलब किस स्पीड से स्प्रिंग मूव कर रहा है। क्लियर है सबको? Vm इक्वल टू रूट ओवर के बाई एम इंटू एक्सएम, यहाँ पे एक्सएम क्या है, एक्सएम उसका एक्सट्रीम पोजीशन और Vm क्या है, वेलोसिटी। किसी को प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं सर। ओके, तो ऐसा समझ में आ रहा है? और को स्वाभाविक? हाँ सर ठीक है। ठीक है, ओके। तो हम लोग अभी तक ये सीख लिए कि स्प्रिंग का जो एनर्जी स्टोर होता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स उसका क्या है, एक्स डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग कितना मूव कर रहा है। फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग हुक्स लॉ से ये सीख लिए कि जो फोर्स अप्लाई करता है स्प्रिंग वो माइनस ऑफ के एक्स होता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जिधर फोर्स स्प्रिंग अप्लाई कर रहा है उसका नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, ये सब सीख लिए, वहाँ से हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट सीख लिए, क्या क्या ये सब सीख लिए। अब हम लोग इसके ग्राफ में आएंगे, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये टोटल एनर्जी और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये वाला किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। मैंने क्या बताया था, ये 0 है मतलब मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे क्या था, काइनेटिक एनर्जी देखो मैक्सिमम है ना, मैंने बताया था देखो मीन पोजीशन पे ये उठ रहा है यहाँ से, यहाँ पे वेलोसिटी बहुत मैक्सिमम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। देखो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी एकदम मैक्सिमम है, और मैक्स पोजीशन पे या एक्सट्रीम पोजीशन पे, दोनों में क्या एक्सट्रीम पोजीशन है, ये वाला स्ट्रेच का है एक्सट्रीम पोजीशन और ये वाला पार्ट कंप्रेशन का है, दोनों के लिए मेरा पोटेंशियल एनर्जी देखो मैक्सिमम है। सनंदा बात समझ में आ रहा है? ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, हेलो। हाँ समझ में आ रहा है ये? हाँ सर, मैंने रिप्लाई तो किया। हेलो हेलो। हाँ बोलो, हेलो हेलो, हाँ सर। समझ में आ रहा हाँ है सर। ये? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, मैं फिर से इधर एक बार थोड़ा रिपीट। फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, इसलिए सर थोड़ा आज प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब आपका वॉइस जब ठीक ठाक आ रहा है, मेरा वॉइस नहीं जा रहा है। और डोंट वरी, इधर वो मेरा। मैनेज हो जाएगा, थोड़ा सा डिले होता है हाँ। बट तुमको आवाज जाएगा। ठीक हाँ है, सर। इधर देखो मतलब मेरे मम्मी का भी क्लास चल रहा है, तो फिर उनका भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ओके ओके ओके, मतलब देखो नेटवर्क। मैं क्या बोला, ये जब ये मीन पोजीशन पे था तो ये 0 पे था, मीन पोजीशन पे 0 पे था उस समय। देखो मीन पोजीशन पे क्या सबसे मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और मैक्स पोजीशन पे या एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या सबसे मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी मेरा घटता जा रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मेरा घटता जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। स्वाभाविक समझ में आया ये चीज, ये ग्राफ समझ में आया ना? और एक बार बोल दीजिए सर। यस यस, मैं फिर से बोल देता हूँ एक बार। अच्छा साइड लास्ट क्लास में आप सर हम्म, एक ग्राफ दिखा, वो भी के और इसी पी टाइप वाला का था। था, यस यस, ये भी वही है, ठीक है, दोनों अच्छा। एक ही है। मैं फिर से बताता हूँ, देखो व्हेन x इक्वल टू 0, x 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक, वहां पोटेंशियल एनर्जी 0 था, और जहां पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा ना। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व है। टोटल एनर्जी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स अगर P 0 है, अगर P 0 हो जा रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। देखो इस पोजीशन पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का। तो इस पोजीशन पे क्या है, इस पोजीशन पे ये 0 है, मेन पोजीशन पे है, ये 0 है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी देखो मैक्सिमम है। ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है।
ये मेरा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। तो मीन पोजीशन पे देखो पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे देखो जहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर मैक्स, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों वैल्यू पर क्या है देखो, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये वाला ब्लैक वाला जो रेड वाला जो है कर्व, वो किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का है ना। देखो इस दोनों पोजीशन पे मेरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अब समझ में आया क्या? हाँ सर। और जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी घटता जा रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जा रहा है, और एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, बोल सकते हैं उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम हो सकता है। स्नेहा समझ में आया? हाँ सर। दिगांत? हाँ सर। तियासा समझ में आया? तो ये हाँ सर। गुड। देखो हम लोग स्प्रिंग के बारे में सब अच्छा कुछ पढ़ लिए। हाँ सर, बोलो। आप हाँ ऊपर एनर्जी की पास एक मतलब वो जो लिखे हो उसके बगल में के प्लस क्या लिखे हो सर? समझ में नहीं आया। तो के प्लस क्या लिखे हो सर? कहाँ पे? के प्लस यू, यू का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ठीक है। ओके ओके, हाँ, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है, ठीक है, ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो मैंने इसको यू से लिख दिया, या पी से भी लिख सकते हैं, तुम्हारा मन, ऐसे भी लिखो। ओके, अब लोग पढ़ेंगे कोलिजन के बारे में। ठीक, कोलिजन क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराता है। ओके, ये फिजिकल भी हो सकता है, मतलब कांटेक्ट भी हो सकता है, नॉन कांटेक्ट भी हो सकता है। जैसे नॉन कांटेक्ट कोलिजन क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सपोज अब पॉजिटिव पॉजिटिव दो चार्ज है, दोनों को बहुत क्लोज लाएंगे तो क्या करेगा, रिपल्सन होगा ना। दो मैग्नेट का नॉर्थ नॉर्थ साउथ लेकर आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा ना। तो ये भी एक तरह का कॉलिजन है, ठीक है। तो अ कॉलिजन इज सेड टू occurs between two bodies either if they physically collide against each other, or if the path of one is affected by the force of exerted by the other। just like a positive positive कोई चार्ज है, एक एक टाइम के बाद क्या करेगा, ये दोनों में रिपल्सन हो जाएगा ना, ये पहले सामने आएगा फिर ये इसको रिपल कर देगा, ऐसे ऐसे। या मैग्नेट का नॉर्थ नॉर्थ पोल है, देखो ये टच भी नहीं कर रहा है एक दूसरे को, बट ये रिपेल कर दे रहा है, मतलब इसके पाथ को क्या कर दे रहा है, अफेक्टेड कर दे रहा है। तो कोलिजन कॉन्टेक्ट से भी हो सकता है, नॉन कॉन्टेक्ट से भी हो सकता है। कोलिजन पढ़ने के लिए बस दो चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसी भी तरह का कोलिजन हो ना, उसमें दो चीज हमेशा कंजर्व रहता है, ये दिमाग में डाल लो। एनी टाइप ऑफ कोलिजन, टू टाइप ऑफ कंजर्वेशन हमेशा इंपॉर्टेंट है। पहला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोई भी कोलिजन हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तुम हमेशा यूज कर सकते हो। एंड टोटल एनर्जी, not kinetic energy, total energy। total energy is a combination of potential energy, kinetic energy, उसके अलावा भी बहुत सारा एनर्जी है। क्योंकि दो ऑब्जेक्ट लड़ने के बाद साउंड क्रिएट करता है, तो कुछ एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ ऑब्जेक्ट लड़ने के बाद लाइट क्रिएट करता है, ठीक है। तो बहुत सारा, कुछ ऑब्जेक्ट लड़ने के बाद हीट क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये सब भी एनर्जी है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ एनर्जी में लोग क्या देखेंगे, इलास्टिक कोलिजन, इनलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, सुपर इलास्टिक या एक्सप्लोसिव कोलिजन, एंड ऑब्लिक और टू डायमेंशन कोलिजन, ठीक। कोलिजन का बेसिक फंडा क्या है, देखो सपोज मैंने माना दो ऑब्जेक्ट है m1 m2, पहला u1 से जा रहा है दूसरा u2 से जा रहा है, ये बिफोर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन के बाद देखिए कि इसका वेलोसिटी v1 हो गया, इसका वेलोसिटी v2 हो गया, क्योंकि मास तो चेंज होता नहीं है। अगर लड़ने के बाद कोई ऑब्जेक्ट टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तब मास चेंज हो सकता है। अभी हम लोग एज्यूम किए हैं कि ऑब्जेक्ट ब्रेक नहीं हो रहा, सिर्फ कोलाइड हो रहा है। ये बिफोर कोलिजन था, ये आफ्टर कोलिजन है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग क्या जानते हैं कि बिफोर कोलिजन का जो मोमेंटम होगा वो आफ्टर कोलिजन के मोमेंटम के बराबर होगा, अगर मोमेंटम कंजर्व है तो। डेट मीन्स m1u1 प्लस m2u2, यहाँ पे वो m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ सर। ओके, अब आता है इलास्टिक कोलिजन। सर
हाँ अब बोलो। यू और वी के ऊपर अगर कोलिशन हो रहा है तो सर एरो तो सेम साइड में। नहीं, वो हम पढ़ाएंगे अभी, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करवाएंगे तो बताएंगे कि ऑब्जेक्ट लड़ने के बाद पीछे आ रहा है कि आगे जा रहा है। आज इसका थ्योरी पढ़ा है, ठीक है। अब इसको वेक्टर के फॉर्म अच्छा में नहीं ठीक। लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बता रहे हैं, ठीक है। जब वेक्टर पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट आया, दीवार से लड़ा और लड़ के पीछे चला गया, तो उसके वेलोसिटी में एक नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। तो सब जब हम सम्स करवाएंगे तब बताएंगे। ये भी थ्योरी बता रहे हैं। यहाँ पे क्या है, मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये बिफोर कॉलिजन था, ये आफ्टर कॉलिजन था, लेकिन बिफोर और आफ्टर के बीच में भी कुछ होता है, क्योंकि कॉलिजन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है ना। ऑब्जेक्ट आया, लड़ गया और शॉर्ट टाइम के लिए, और जब ऑब्जेक्ट जाके लड़ेगा शॉर्ट टाइम के लिए तो फोर्स इजेक्ट करेगा। तो फोर्स इनटू शॉर्ट टाइम को क्या बोलते हैं, जो फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए लगता है उसको क्या बोलते हैं, पढ़ाए थे ना। पल्स। यस, इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं या इम्पल्स कहते हैं, गुड। तो ये यहाँ पे इम्पल्स फोर्स काम करता है, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए, बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। चलो अब हम लोग इलास्टिक कॉलिजन के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी तरह का कॉलिजन हो वहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होता है और टोटल एनर्जी कंजर्व होता है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। इलास्टिक collision, if there is no loss of kinetic energy during a collision, it is called a elastic collision। मतलब कोलिजन जब हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट आपस में लड़ रहे हैं या एक दूसरे के पाथ को अफेक्टेड कर रहे हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं कर रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। दैट टाइप ऑफ कॉलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कॉलिजन। जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच में जो होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, ये सब है ना, या उसके अंदर भी बहुत कुछ आता है, पॉजिट्रॉन आता है, क्वार्क्स आता है, ये सब सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो लोग क्लास 12 में अगर जाओगे तो वहाँ पे मिलेगा न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स में, ठीक है। एटम के अंदर के पार्टिकल को हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। उनके बीच में जो कोलिजन होता है ना, उसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं, ठीक है। इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। पहला क्या है, मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, टोटल एनर्जी कंजर्व है, फोर्स ड्यूरिंग द कोलिजन आर कंजर्वेटिव। डेट मीन्स ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है, जो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, पोजीशन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। द मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट एंड साउंड, ठीक है। अगर ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाता ना तो फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता, ओके। तो इलास्टिक कोलिजन क्या है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इसका एग्जांपल याद रखना होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। अब आता है इनइलास्टिक कोलिजन। If there is a loss of kinetic energy during the collision, called inelastic collision। जैसे क्या है, इसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, ओके। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। और कोई भी कोलिजन है उसमें मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक। सम और ऑल फोर्स इन्वॉल्व्ड आर इन नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। बेसिकली इनइलास्टिक कोलिजन जितना होता है ना वो नॉन कंजर्वेटिव ही होता है, ठीक है, पार्ट डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ए पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू हीट, लाइट एंड साउंड, ठीक है। हम लोग के रियल लाइफ में ना इनइलास्टिक कोलिजन बहुत ज़्यादा होता है, याद रखना। हम लोग का जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है ना, उसमें इनइलास्टिक कोलिजन बहुत ज़्यादा होता है। तुम कहीं भी देखना, तुम एक गेंद को फेंको या कोई हार्मर से हैमर से तुम लेकर कोई वो वॉल पे मारो, तो आवाज़ करेगा, ठीक है, साउंड होगा। तो साउंड होगा इसका मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। डेट मीन्स वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं, ठीक है। जैसे कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल, ठीक है, कोलिजन बिटवीन बॉल एंड फ्लोर, ठीक है। एक बार बॉल को लो, एक हाइट से नीचे फेंको, देखना फर्स्ट बार में जितना बाउंस करेगा, सेकेंड बार में उसका बाउंस कम हो जाता है, थर्ड बार में और कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो इम्पैक्ट करता है ना ग्राउंड से जाके हिट करता है, तो कुछ एनर्जी एज ए साउंड एनर्जी, एज ए हीट एनर्जी क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है इनइलास्टिक कोलिजन का। अब आता है परफेक्टली, हाँ अब आएगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, ठीक है। इफ टू बॉडीज स्ट्राइक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन and move as a single body with a common velocity, then the collision is said to be perfectly elastic। कहने का मतलब क्या है, मान लिए पहले मेरा दो बॉडी था M1 M2 बिफोर कोलिजन, ठीक है। ये मेरा M1 है
ये मेरा m2 है, ठीक है। वो कुछ वेलोसिटी u1 u2 से जा रहा था, ओके, बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, दोनों का दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दोनों का दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड हो गया, ठीक है, आपस में मिल गया, ठीक है। देखो दोनों का दोनों मिल क्या हो गया, सिंगल बॉडी बन गया। अब ये दोनों का दोनों एक सिंगल कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कुछ ऐसा। ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है। देखो दोनों बॉडी ऐड होकर सिंगल बॉडी बन गया, ठीक। दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जितना बुलेट का तुम लोग सम्स किया था ना, जो एक वुडन ब्लॉक को एम्बेडेड करके ढुक जा रहा था, वो सब परफेक्टली इलास्टिक का है। देखो पहले उसका मास m था, बुलेट का वेलोसिटी v था। वुडन ब्लॉक के अंदर ढुकने के बाद उसका मास क्या हो गया, बुलेट का मास प्लस ब्लॉक का मास, और वो दोनों मिलकर एक वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखो, ए बुलेट फायर्ड इनटू अ वुडन ब्लॉक एंड remaining embedded in it, ठीक है। mud thrown on a wall and sticking। यहाँ तक क्लियर है सबको, परफेक्टली इलास्टिक हाँ कोलिजन सर। तक? ओके ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है एंट्रेंस में, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन से, ठीक। देखो इसमें क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है बट काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जाके दूसरे ऑब्जेक्ट से स्टिक हो जाता है तो उसका वेलोसिटी रिड्यूस हो जाता है, और वेलोसिटी घट जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी घट जाता है। सर बोलो। हाँ सर, बोल रहे थे वो जो ये होता है ना आइस, आइस क्यूब, अगर ऐसे प्रेस किया जाता है तो फिर सर वो दो मतलब दो आइस क्यूब सेम हो जाता है, वो भी परफेक्टली इलास्टिक सॉल्यूशन। आइस क्यूब ट्रेस किया जाता है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, बोलो। मतलब अगर दो आइस क्यूब लिए और उसको अगर प्रेस किए तो फिर वो ज्वाइन हो जाता है ना। हाँ दोनों जॉइन हो जाता है, वो तो उसका एक फिजिकल मैकेनिज्म था ना, कुछ उसका कुछ वो फिजिक्स वाला, मतलब ये कुछ क्या नाम है उसका, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, हम लोग पढ़े थे ना क्लास 10 में, वो उसके लिए होता है, ठीक है। अच्छा। अगर तुम एक आइस को लेकर दूसरा आइस से हिट करो ना, वो देखना कोलाइड नहीं करता है, लेकिन प्रेशर दे के रखोगे तब कोलाइड कर जाएगा। क्लियर है ना, वो थोड़ा सा अलग हो गया। हाँ तुम एक कर सकती हो कि एक बॉल स्टेशनरी रखा हुआ है और एक दूसरे बॉल को ना धीरे से उसकी तरफ छोड़ दोगी तो क्या होगा ना, वो बॉल जाकर उस बॉल पे धीरे से लड़ेगा और उसको लेके चलता जाएगा, और दोनों बॉल का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। मतलब तब जैसे कैरम खेला जाता है। हाँ कैरम, देखो कैरम में दो तरीका का है। अगर गोटी बहुत पास में है ना, बहुत क्लोज है ना, उसके बाद उसको स्ट्राइकर से अगर उसको हिट करती हो ना धीरे से, देखना गोटी एकदम लेते हुए लेके जाता है, उस समय परफेक्टली है। लेकिन बहुत दूर में अगर गोटी रखा हुआ है उसको हिट कर रही है तब वो परफेक्टली नहीं। क्लियर है, तब वो इनलास्टिक कोलिजन है। डिफरेंस समझ में आ रहा है हाँ ना? सर। हाँ हाँ देखो। हाँ। हाँ। अब क्या है सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोसिव कोलिजन। देखो एक मान लो बम है, ठीक है, और वो फट रहा है, तो जब वो बम रखा हुआ था तो इनिशियली उसका मास कुछ था बट वेलोसिटी जीरो था, लेकिन फटने के बाद उसमें सडन वेलोसिटी चला आएगा ना, ठीक, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा ना। दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव कोलिजन और सुपर इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है, इन सच ए कोलिजन देयर इज नो देयर इज एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, जैसे क्या होता है बर्स्टिंग और क्रैकर्स व्हेन इट हिट विद द फ्लोर ऑफ फोर्सफुली, अगर हम लोग फ्लोर पे हिट करते हैं, या कोई भी बम रखा हुआ है वो फट रहा है, ये सब सुपर इलास्टिक कोलिजन में आता है, ठीक है। जब इसको पढ़ाएंगे तो इसका टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसके बारे में जब बताएंगे तभी और डिटेल में समझ में आएगा, उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा कम होगा ऐसे करके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसके पहले क्या हो रहा था, इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व था, इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं था। परफेक्टली इलास्टिक में मेरा क्या हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जा रहा था, और सुपर इलास्टिक या एक्सप्लोजिव में काइनेटिक एनर्जी मेरा इंक्रीज कर जा रहा था। उसके बाद आया हेड ऑन कॉलिजन। मतलब क्या है कि दो ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में हेड ऑन कॉलिजन कर रहे हैं, मतलब फेस टू फेस कॉलिजन, ठीक है। जैसे कॉलिजन बिटवीन टू रेल कंपाउंड, ठीक है ना, क्योंकि दोनों क्या है एक ही
या समझ लो कि एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन आकर हिट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हेड ऑन कॉलिजन। ठीक है, इट इज द कॉलिजन इन विच कोलाइडिंग बॉडी मूव अलोंग इन सेम स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन, इसको क्या बोलते हैं, हेड ऑन कॉलिजन। अभी तक हम लोग जितना पढ़े ना ये सब वन डायमेंशनल कॉलिजन था। ठीक है, इसके बाद आता है टू डायमेंशनल कॉलिजन या ऑब्लिक कॉलिजन। ठीक है, अब ये दो डायमेंशन में होगा। देखो मैंने एज्यूम क्या कर लिया, जैसे तुम वो कैरम वाला बोल रही थी ना, कैरम कॉइन वाला, ठीक है, वो सब क्या आ रहा है, 2D में आ रहा है। हाँ 2D में आ रहा है। अब 2D के अंदर भी बहुत चल रहा है, इलास्टिक है, इनलास्टिक है। ठीक है, सपोज एक मास m1 है, u1 स्पीड से मूव कर रहा है, और एक मास m2 है जो रेस्ट में है, u2 देखो 0 है, इसको जाके ये हिट किया। जस्ट समझ लो ये कैरम का स्ट्राइकर है और ये कैरम का गोटी, इसको जाकर हम लोग हिट किए। हिट करने के बाद देखो गोटी मेरा इधर मूव कर गया और कैरम का स्ट्राइकर इधर मूव कर गया। ठीक है, ये एक ही प्लेन पे काम कर रहा है ना, एक ही प्लेन पे, बोर्ड तो मेरा प्लेन की तरह ही है ना, बोर्ड तो मेरा प्लेन की तरह ही है, इस प्लेन पे काम कर रहा है। इस टाइप के कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिक या टू डायमेंशन कोलिजन। इफ टू बॉडीज डू नॉट मूव अलोंग अ सेम स्ट्रेट लाइन पाथ बट लाई इन द सेम प्लेन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, द कोलिजन इज सेड टू बी ऑब्लिक और टू डायमेंशन कोलिजन। ठीक है, तुम लोग को टू डायमेंशन कोलिजन तक ही पढ़ना है, लेकिन थ्री डायमेंशन कोलिजन भी होता है। गैस मॉलिक्यूल जो मूव करते हैं ना वो 3D मूव करते हैं, उसका जो कोलिजन होता है वो 3 डायमेंशन में होता है। जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाएंगे तुम लोग को तब उसके बारे में बताएंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, टियाशा समझ में आ रहा नहीं यहाँ तक? ओके, हाँ सर। पूरा शुरू से समझ में आ रहा था ना, इलास्टिक कोलिजन, प्लास्टिक कोलिजन, ये सब? ठीक ठीक है, अब लोग क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम इन कोलिजन। मैंने शुरू से बताया है कि किसी तरह का भी कोलिजन हो उसमें लिनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, ये मैंने बताया बिफोर कॉलिजन m1 है, एक ऑब्जेक्ट u1 से जा रहा है, m2 है दूसरा ऑब्जेक्ट u2 से जा रहा है, जब वो कोलाइड किया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इम्पल्स फोर्स, एक दूसरे पे एक फोर्स लगा रहा है ना, एक शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगा रहा है उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स दिया, फिर ये आफ्टर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन, फिर आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये बिफोर कोलिजन था, ये आफ्टर कोलिजन था। चलो, तो अगर ऑब्जेक्ट P1 का मोमेंटम निकालें तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F12 डेल टी। डेल टी मेरा क्या था, शॉर्ट टाइम के लिए। डेल P2 निकालेंगे तो क्या है, F21 डेल टी। यहाँ पे F12 और 2n क्या है देखो, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी 1/2, मतलब बॉडी टू 1 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, और उसका वाइस वर्सा F21 है, द फोर्स एक्सर्टेड बाई बॉडी 2 बाई बॉडी 1। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं थर्ड क्लास से, एक्शन रिएक्शन, दैट मीन्स F12 इज माइनस ऑफ F21 हो जाएगा ना, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक, इसमें डेल्टी से इंटू कर सकते हैं, क्योंकि जितना टाइम के लिए ये इससे कनेक्ट हुआ था सेम टाइम के लिए ये इससे कनेक्ट हुआ था, इसलिए टाइम मेरा क्या है, सेम है। डेल्टी से हम लोग क्या कर दिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ये माइनस को इधर लेकर आए थे, प्लस हो गया। हम लोग क्या जानते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगता है, ठीक है, वो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम के बराबर होता है, पढ़े थे ना हम लोग ये सब के बारे में। ठीक, तो वहाँ से डेल्टी वाला पोर्शन को हटाकर हम लोग इसको मोमेंटम वाले पोर्शन में कन्वर्ट कर दिए, वहाँ से डेल को हम लोग हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, P1 प्लस P2 कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एनी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। क्लियर है ये, एनी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो वहाँ से वाला P1 प्लस P2 क्या है, कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट है। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, दस linear momentum is conserved during collision even through the force varying in a complex manner during collision। कहने का मतलब क्या है, बिफोर कोलिजन फोर्स इसके ऊपर अलग था, आफ्टर कोलिजन फोर्स अलग था, और ये जब कोलाइड कर रहा था तब फोर्स अलग था, इसलिए फोर्स वैरी करता है कॉम्प्लेक्स मैनर में, हम लोग को पता नहीं कैसे वैरी करता है। ठीक है, बट लिनियर मोमेंटम क्या है, कंजर्व। इसके बारे में हम लोग तो हायर स्टडी जब करोगी ना, कोई किसी को BSc में से करना रहेगा तो वहाँ पे ये सब पढ़ना पड़ता है कि कोलिजन जब होता है तो उसको फोर्स कैसे वैरी करता है। यहाँ तक सब क्लियर है ना? ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो सब हम लोग करेंगे। उसके पहले एक चीज़ हम लोग क्या देखें, जो एनर्जी स्टोर कर रहा था स्प्रिंग या जो वर्क डन कर रहा था वो किसके बराबर है, हाफ।
के एक्स स्क्वायर के बराबर है, और ये एक्स क्या था, एक्स मेरा उसका पोजीशन था या डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टू स्प्रिंग हैव फोर्स कांस्टेंट k1 k2, मतलब तो डिफरेंट स्प्रिंग है। फोर्स कांस्टेंट अलग होने का मतलब क्या होता है, वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। तो k1 ग्रेटर देन k2 है, ठीक है। k1 क्या है, ग्रेटर देन k2 है, मतलब फोर्स कांस्टेंट जो है या स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो क्या है, k1 का ज़्यादा है k2 से। ऑन विच स्प्रिंग इज मोर वर्क, कोई देख के बता देगा ना, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा क्या वो ज़्यादा करेगा, ऐसा होता है क्या, चलो देखते हैं। ऑन विच स्प्रिंग इज मोर वर्क डन इफ दे आर स्ट्रेच बाय सेम फोर्स एंड दे आर स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट, ठीक है। चलो सपोज द टू स्प्रिंग गेट स्ट्रेच डिस्टेंस x1 एंड x2 by the same force, then force equal to k1 x1 k2 x2, लिख सकते हैं ना, फोर्स सेम है तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है स्प्रिंग कांस्टेंट k इनटू डिस्प्लेसमेंट विथ अ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिए हैं, ठीक है, क्योंकि वर्क या एनर्जी निकालें तो एनर्जी हम लोग अगर निकालते हैं ना तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी नेगेटिव नहीं होता है, ओके, इसलिए मैं उसको यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर लिया, ठीक है। k1 x1 k2 x2 के बराबर है, W1 बाई W2 निकालेंगे तो क्या आएगा, हाफ k1 x1 का स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ k2 x2 का स्क्वायर। अब लोग यहाँ पर k1 x1 के रिलेशन इसको ऐसे पुट लिख सकते हैं ना, k1 x1 इंटू x1 डिवाइड बाई k2 x2 बाई x2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू x1 डिवाइड बाई फोर्स इंटू x2। ये पार्ट क्लियर है क्या, हाँ क्योंकि सर। k1 इंटू x1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से फोर्स क्या हो गया, कट गया, तो W1 बाई W2 इक्वल टू क्या आ गया, x1 बाई x2 विच इज इक्वल टू k2 बाई k1। क्या है मतलब को लगभग इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना यहाँ पे कुछ, जब फोर्स सेम लगा रहे हैं तो मतलब k1 इज ग्रेटर देन k2 दैट मींस W2 ग्रेटर देन W1, मतलब वर्क क्या होगा, W2 का वर्क ज़्यादा होगा W1 से। अच्छा, सपोज टू स्ट्रिंग आर स्ट्रेच्ड बाय सेम डिस्टेंस, अब डिस्टेंस सेम है तो k1 बाई k2 x2 बाई x2, अब x2 x2 कट जाएगा, k1 k2 डेट मीन्स k1 ग्रेटर देन k2 तो वर्क डन ज़्यादा होगा। बेसिक सी बात है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो वर्क डन भी ज़्यादा होगा। और कुछ समझ में आ रहा है समझ, हाँ सर। ओके दिगांत। हाँ सर। तो यहाँ पे एक सम्स दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ अ स्टील वायर इंक्रीज बाय 0.5 सेंटीमीटर व्हेन इट इज लोडेड विथ अ वेट 5 kg, कैलकुलेट 1। किसका माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है क्या, ओ सर मेरा था, मेरा सॉरी हाँ सर। हाँ उसका, हाँ ऑफ करो। द लेंथ ऑफ अ स्टील wire increased by 0.5 centimeter when it is loaded with a weight of 5 kg. Calculate the force constant, किसको बोलते हैं, K को बोलते हैं force constant of the wire and work done by the stretching wire। हम लोग पता है हुक्स लॉ से F इक्वल टू KX होता है, फोर्स कांस्टेंट यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा था mg से, ठीक है, वो स्प्रिंग से लगा हुआ था तो नीचे मेरा क्या लगता था, फोर्स लग रहा था ना, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा 15 न्यूटन। यहाँ से x 0.5 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा, इतना मीटर, k इक्वल टू क्या हो जाएगा f बाई एक्स, तो 50 बाई दिस, यहाँ से कितना हो जाएगा, क्लियर है ना। उसके बाद क्या पूछा, वर्क डन पूछा है, वर्क डन क्या था, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू पता है, बस k का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। सिने समझ में आ रहा है, हाँ सर। ओके ये सब इजी सम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सम्स है, सम्स नंबर 37, ये भी अच्छा है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रिंग when stretched through a distance x is 10 जूल, अगर x डिस्टेंस इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो 10 जूल मिल रहा है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सेम स्प्रिंग टू स्ट्रेच इट थ्रू अ डिस्टेंस एडिशन x, मतलब पहले x मूव कर रहा था उसके बाद x और मूव कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना,
पहले एक्स मूव कर रहा था तो 10 जूल लिया, फिर एक्स और इंक्लूड कर दिया तो कितना हो गया, 2x हो गया। ठीक है चलो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच कितना निकलेगा, दिस। जब एक्स मूव कर रहा था तो 10 जूल, अब एक्स मोर मूव कर रहा था कितना हो गया, 2x हो गया। द पोटेंशियल एनर्जी विल बी 2x टाइम। ओके, तो यहाँ से अगर कॉमन निकाल लेंगे तो 4 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये मिल जाएगा ना, और इसका वैल्यू कितना था 10 जूल, यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 जूल हो जाएगा। तो क्या पूछा है, एडिशनल कितना किया, तो मेरा फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, तो फाइनल कितना था 40, इनिशियल था 10, तो कितना हो गया 30 जूल। क्लियर है क्या, और कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना इसमें? इस टाइप का समझ आता है, और तुम लोग के बुक के ऑब्जेक्टिव में भी दिया हुआ है सब। ठीक, यहाँ पे बहुत सारा सम्स है, तुम लोग को देखना है, अपने से बनाना है। ठीक है, जैसे सम्स में 40 तुम लोग घर में ट्राई करना, ठीक है, 39 भी घर में ट्राई करना, ये सब नेट फोर्स से बनेगा। ठीक है, 40 और 39 तुम लोग घर में ट्राई कर लेना। अच्छा, 41 से कोई ट्राई करो तो देखो तो खुद से बना के बन रहा है कि नहीं। सम्स में 41